हेलो फ्रेंड, मैं हूं राजकुमार राय और बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जेनेटिक्स बायोलॉजी क्लास 12th का। ये नीट लेवल का होने वाला है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आएगा। बस वीडियो में बने रहिए और देखिए कि किस तरीके से चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंस रखता है नीट में और एकेडमिक क्लासेस में। बस आप लोग को ज़रूरत है थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाने की। देखिए, अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, यानी कि अगर हम लोग चैप्टर नंबर 5 की बात करें, और चैप्टर नंबर 5 यानी कि इनहेरिटेंस जिसे हम कहते हैं, इनहेरिटेंस, इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट 3 मेन डेफिनेशन, 3 मेन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स क्या होता है? तो द स्टडी ऑफ जीन, द स्टडी ऑफ जीन इज नोन एज जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। द स्टडी ऑफ जीन इज नोन एज अ जेनेटिक्स। हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? काफ़ी बार नीट वगैरह में पूछ लेते हैं, काफ़ी बार नीट वगैरह में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आप लोगों के मेंडल साहब थे, जॉर्ज जॉन मेंडल। मेंडलीव नहीं है, ये मेंडल है। हाँ जी, जॉर्ज जॉन मेंडल। ये इन्होंने क्या करा था? स्टडी ऑफ जेनेटिक्स करी, जीन की स्टडी सबसे पहले बार स्टार्ट करी और इन्हें फादर कहा गया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी सुनाऊंगा क्लास के अंदर आप लोग को कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जीते जी तो नहीं बन पाए, लेकिन बनने के बाद ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। कैसे, वो बताऊंगा आप लोग। जेनेटिक्स के बाद दूसरी जो डेफिनेशन आती है वो इनहेरिटेंस की आती है, या फिर इनहेरिटेंस ले लीजिए या हेरिडिटी ले लीजिए, दोनों सेम चीज़ें, दोनों सेम चीज़ें। ये क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू, द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस चीज़ का ट्रांसफ़र? बेसिकली करेक्टर का। करेक्टर भी बोल सकते हो, जीन भी बोल सकते हो, एलील भी बोल सकते हो, ट्रेट भी बोल सकते हो। मैंने क्या बोला? पीएमटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्टर को हम ट्रेट बोल सकते हैं, एलील बोल सकते हैं, जीन बोल सकते हो। ठीक है भाई। तो द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। इसको हम इनहेरिटेंस या हेरिडिटी बोलेंगे। अब एक और नया डेफिनेशन आता है, डेट इज कॉल्ड वेरिएशन। डेट इज कॉल्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या हो? अगर हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन क्या होता है? देखिए भाई, सिंपली है, मेरे में कुछ कैरेक्टर अपने मम्मी जैसे हैं, कुछ कैरेक्टर अपने पापा जैसे हैं। आप लोगों में भी होगा, कुछ कैरेक्टर्स आपके मम्मी जैसे होंगे, कुछ कैरेक्टर आपके पापा जैसे होंगे। बट कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो मम्मी पापा से डिफर होंगे, वो सिर्फ मेरे पास होंगे, यानी मेरे नए कैरेक्टर। कुछ ऐसे कैरेक्टर जो मेरे पास सिर्फ मेरे पास है, वो मम्मी पापा से मैच नहीं करते हैं। तो वो कैरेक्टर का डिफरेंस है। जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर का डिफरेंस। बेसिकली मम्मी के पास कुछ और कैरेक्टर है, पापा के पास कुछ और कैरेक्टर है और मेरे पास कुछ और कैरेक्टर है। तो ये क्या कैरेक्टर का डिफरेंस है? तो बेसिकली हम बोलते हैं द कैरेक्टर डिफरेंस ऑफ वन जनरेशन या ऑफ पेरेंट्स टू दी progeny known as वेरिएशन, यानी कि करेक्टर डिफरेंस
पेरेंट्स और प्रोजेनी के करेक्टर डिफरेंस को वेरिएशन बोलते हैं। यानी कि मान लो ये कोई जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन और ये नेक्स्ट जनरेशन। जरूरी नहीं कि फर्स्ट जनरेशन वाले सारे करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में हो, कुछ तो अलग होंगे ना। उस अलग करेक्टर डिफरेंस को बेसिकली हम लोगों ने क्या बोला है, वेरिएशन। करेक्टर डिफरेंस को क्या बोला है, वेरिएशन। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग। उम्मीद करता हूँ तीनों डेफिनेशन ये स्टडी ऑफ जीन है, जेनेटिक्स कहते हैं। फादर कौन थे, जॉर्ज जॉन मेंडल थे। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इनहेरिटेंस, हेरेडिटी कहते हैं। वेरिएशन, करेक्टर डिफरेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में करेक्टर के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएशन बोलते हैं। नोट डाउन करें। चलिए तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर, हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखिए जब पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ नया है। देखिए पहला तो आप लोग को मैं ऑप्शन दे देता हूँ डार्विन का, और डार्विन और मेंडल में काफ़ी आर्ग्यूमेंट शुरू से रहा, इसलिए भी थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। दूसरा दे देते हैं वॉटसन का, और वॉटसन ने डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल बताया था। तीसरा हम दे देते हैं मेंडल को, और चौथा हम दे देते हैं नन ऑफ दी अबव। तरीका क्या होना चाहिए सेलेक्ट करने का, देखिए हम सबको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है ना। अब डायरेक्टली टिक कर दोगे, डायरेक्टली टिक करिए बिल्कुल, अगर आता है तो डायरेक्टली टिक करिए, अगर नहीं आता तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए। देखिए डार्विन का इस चैप्टर नंबर 5 में कहीं भी रिलेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। वॉटसन का 6 चैप्टर में मिलेगा, डार्विन का 7 चैप्टर में मिलेगा, 5 में नहीं मिलेगा। नन ऑफ दी अबव, जब पूरा नहीं पता कि ये तीनों ही नहीं है तब नन ऑफ दी अबव। लेकिन चैप्टर नंबर 5 में आपको थोड़ा बहुत किसका रिलेशन मिल जाएगा, मेंडल का रिलेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते। तो इसका सही आंसर क्या है, मेंडल है ना। इसका सही आंसर है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, मेंडल थे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई हम लोग अब देख लेते हैं इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 5 में मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले देखिए अगर मैं बात करूंगा मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लियरिटी आती है वो ये आती है कि भाई मेंडल का एक्सपेरिमेंट करा था मेंडल ने, ये तो पता ही है। तो पहले कि मेंडल क्रिएट द एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। मेंडल ने किस पे करा था, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। काफ़ी बार पूछा जाता है साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन नीट वगैरह में, या 1 मार्क्स का एकेडमिक क्लासेस में भी आ जाता है। साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या था। तो पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है आप लोग के पास पाइजम सैटिवम। सही लिखा है ना भाई मैंने, ये कैपिटल और ये स्मॉल, स्पेसिस स्मॉल जीन कैपिटल, ठीक है भाई। पाइजम सैटिवम नाम है इसका पी प्लांट का। मीठे वाले मटर होते हैं, मटर के दाने। अच्छा काफ़ी बच्चों के ये भी डाउट रहते हैं कि सर इन्होंने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया, और काफ़ी बार एकेडमिक क्लासेस वगैरह में आया भी है क्वेश्चन कि पी प्लांट ही
उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया? तो इसका मेन आंसर ये है, अगर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया? तो अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो देखिए भाई, सबसे पहला रीजन ये था कि पी प्लांट हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी छोटा होता है। पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी छोटा होता है, 6 मंथ के आसपास का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके जनरेशन को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लो कोई ऐसी चीज़ मैं सेलेक्ट कर लूँ जिसकी लाइफ साइकिल 100 साल की है, तो 100 साल तो मैं ही जिंदा नहीं रह पाऊँगा, तो उसको क्या ऑब्जर्व करूँगा? तो मुझे जल्दी से जल्दी उनकी जनरेशन ऑब्जर्व करनी थी। ऑब्जर्व करने के कारण मैंने कुछ ऐसा लिया, ऐसी चीज़ को सेलेक्ट किया जिसको मैं आसानी से ऑब्जर्व कर लूँ। अब इसके 1 साल में 2 जनरेशन आ जाएंगे भाई। 6 महीने का अगर एक जनरेशन 6 महीने में आ जाता है तो 1 साल में कितना जनरेशन आ जाएगा? 2। जाहिर सी बात है 12 महीने होते हैं 1 साल में, है ना। एक तो ये रीजन था। सेकंड, पी प्लांट कैन बी इजीली सेल्फ पॉलिनेटेड एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेटेड। जो पी प्लांट होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड भी होता है और साथ के साथ क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड भी होता है। थर्ड नंबर पे इसके अलावा इजीली अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाएगा। इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाएगा आप लोग को। और 4th पॉइंट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स। व्हाट इज कॉन्ट्रास्टिंग पेयर? नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर या नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी लिख सकते हो आप लोग। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, इसका मतलब ये है बेटा, इनमें ना बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, अपोजिट कैरेक्टर होते हैं। जैसे मेल का फीमेल होता है और डे का नाइट होता है। इसी तरीके से इसमें टोटल 7 कैरेक्टर होते हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि शॉर्ट, टोल का ड्वार्फ, फ्लावर का कलर वायलेट का वाइट। इस तरीके से टोटल 7 इसमें कैरेक्टर होते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर। इस कारण से मतलब जितना मल्टीपल ऑफ कैरेक्टर्स आप स्टडी कर पाओगे उतना अच्छा है। तो ये चीज़ थी इसके अंदर, ये चीज़ इनमें है। चलिए नोट कीजिए, करते हैं आगे। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। पी प्लांट के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो पी प्लांट में कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं उससे पहले आप लोग को 2 चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ। एक होता है भाई डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। अच्छा, डोमिनेंट क्या होता है? देखो डोमिनेंट क्या होता है कि भाई बेसिकली अगर मैं बात करूँ डोमिनेंट की, तो द जीन और एलील विच शो दी करेक्टर, जो अपने करेक्टर को शो करे। अगर समझ नहीं आ रहा तो अभी आ जाएगा। जो अपने करेक्टर को शो करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंट बोलते हैं। अगर मैं रिसेसिव की बात करूं तो रिसेसिव क्या होते हैं? द जीन और एलील विच डज नॉट शो द करेक्टर या विच हाइड द करेक्टर, जो अपने करेक्टर को क्या कर लेते हैं? हाइड कर लेते हैं। वो अपने करेक्टर को शो नहीं कर पाते। अब यहाँ देखो, मान लीजिए एक लाइन में ये खड़े हैं सारे, एक लंबा लड़का खड़ा है, यहाँ टीचर खड़ा है, यहाँ टीचर खड़ा है। अब मुझे ये बताओ, ये टीचर इन सबको देख पाएगा क्या? ऑब्वियस से नहीं देख पाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रिसेसिव हैं। बेसिकली नंबर में ज़्यादा है बट अपने करेक्टर को शो नहीं कर पा रही। ये लंबा वाला अपने करेक्टर को शो कर दे रहा है ना, तो ये डोमिनेंट है। जो अपने करेक्टर को शो कर दे रहा है वो क्या है? डोमिनेंट है।
जो अपने करेक्टर को शो कर पा रहा है वो डोमिनेंट है। बाकी रिसेसिव नंबर में ज़्यादा होने के बावजूद वो अपने करेक्टर को शो नहीं कर पा रहे, तो जो अपने करेक्टर को शो कर पाते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, और जो अपने करेक्टर को हाइड कर लेते हैं वो रिसेसिव होते हैं। अच्छा, आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग की बात कर लेते हैं। तो सीरियल नंबर के बाद आप लोग के करेक्टर हो गए, करेक्टर के बाद आप लोग का डोमिनेंट हो गया, आप लोग का रिसेसिव हो गया, ये रिसेसिव हो गया। ठीक है भाई, ये रिसेसिव हो गया, ये रिसेसिव हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो पहले दूसरा तीसरा पहले कर लेते हैं। तो मान लो अगर हम स्टेम हाइट की बात करें, स्टेम हाइट यानी कितनी हाइट है, स्टेम की क्या हाइट है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो टोल जो होगा, टोल वाला वो डोमिनेंट होगा और डॉफ वाला रिसेसिव होगा। बेटा ये टेबल, अगर जेनेटिक्स को पढ़ना है ना तो इस टेबल को याद करना पड़ेगा। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये एकेडमिक क्लासेस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्रॉस में कन्फ्यूजन जो होता है वो यहीं से होता है। बाकी आप लोग को ये टेबल याद हो जाएगा ना, तो मान लो कि 2 मार्क्स तो पक्के हैं एकेडमिक में और 2 मार्क्स पक्के हैं, 4 मार्क्स पक्के हैं आपके नीट के एग्ज़ाम में। ठीक है, स्टेम हाइट टोल्ड ऑफ हो गया। अच्छा, अब सीड की बात कर लेते हैं, सीड कलर की। सीड का क्या कलर होता है, देखिए सीड का कलर अगर येलो है तो डोमिनेंट है और ग्रीन है तो रिसेसिव है। येलो है तो डोमिनेंट है, ग्रीन है तो रिसेसिव है। अगर मैं सीड शेप की बात कर लूँ, सीड शेप की, अब मम्मी बाजार जाती तो कौन से दाने लाती है, राउंड वाले ढूंढ के लाती है, राउंड। और रिसेसिव कौन से हो गए, रिंकल्ड, रिंकल्ड वाले रिसेसिव हो गए। अच्छा, फोर्थ करेक्टर की बात कर लेते हैं। अगर मैं फोर्थ करेक्टर की बात करूं तो ये हो गया सीड कलर, सीड शेप। अब मैं पोड कलर की बात कर लेता हूँ। पोड क्या होता है, फली, बेसिकली फली, उसकी फली कैसी है, ऊपर से वो जो बेसिकली छिलके, वो फली कैसी है। अब मान लो पोड कलर की बात करोगे तो अगर ग्रीन कलर के पोड है तो डोमिनेंट है, येलो कलर के है तो रिसेसिव है। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि सीड कलर में येलो डोमिनेंट है और रिसेसिव ग्रीन है, और पोड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। अब बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा सीधा लिख देते हैं, वही मार्क्स कट जाते हैं। तो ये काफ़ी दोनों जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। अच्छा, सीड शेप में राउंड रिंकल्ड था, और अगर मैं पोड शेप की बात करूँगा, याद रखना इस बारी पोड शेप की बात कर रहे हैं, POD, पोड एंड शेप, पोड शेप की बात कर रहे हैं, यानी उस फली के शेप की बात कर रहे हैं। तो इन्फ्लेटेड यानी फूला हुआ है तो डोमिनेंट है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो सिकुड़ा हुआ है। 6 नंबर पे अगर मैं बात करूँगा, 6 नंबर पे अगर मैं बात करूँगा तो पोड शेप हो गया, पोड कलर हो गया। फ्लावर कलर की बात कर लेते हैं, फ्लावर के कलर की। तो फ्लावर कलर की बात करोगे तो वॉयलेट वाला ज़्यादा दिखता है तो डोमिनेंट हो जाएगा, और वाइट वाला थोड़ा कम दिखेगा तो रिसेसिव हो जाएगा, क्योंकि वाइट कलर पे कोई भी कलर आसानी से चढ़ जाता है। 7th नंबर पे अगर 7 नंबर की बात करोगे तो फ्लावर पोजीशन, अगर मैं फ्लावर पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो फ्लावर पोजीशन में एक्सियल वाला डोमिनेंट हो जाएगा और टर्मिनल वाला रिसेसिव हो जाएगा। अरे देखो, एक्सियल और टर्मिनल फ्लावर अगर क्लियर नहीं है तो ये मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम है। अब किसी बंदे ने यहाँ पेड़ के इनिशिएट से चलना स्टार्ट किया, मान लो यहाँ फ्लावर है, 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 यहाँ फ्लावर। ये सारे फ्लावर कौन से, ये सारे एक्सियल वाले जो स्टेम में कहीं पे। वो टर्मिनल फ्लावर कौन सा है, जो सबसे लास्ट फ्लावर है वो टर्मिनल फ्लावर है, जो सबसे लास्ट फ्लावर है वो टर्मिनल फ्लावर है। तो फ्लावर पोजीशन हो, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल वाले डोमिनेंट होते हैं और ये वाला रिसेसिव होता है। तो ये ध्यान रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, और ये टेबल अगर याद होगी तो नीट में 4 मार्क्स और उसमें 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे आप लोग के। ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना। चलिए भाई, तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज द करेक्ट कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर करेक्ट है, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर करेक्ट है। तो करेक्ट कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको वो टेबल पूरी याद होनी चाहिए। अब देखिए
दिक्कत क्या है ना कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। फ्लावर पोजीशन है, फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट एक्सियल होता था और रिसेसिव टर्मिनल होता था, तो पहला वाला तो गलत दे रखा है इन्होंने। सीड कलर, देखिए सीड कलर में बच्चे ग्रीन येलो में कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने कहा था ना वो कन्फ्यूज़न है। यहाँ सीड कलर में येलो वाला डोमिनेंट होता है, ग्रीन वाला क्या होता है, रिसेसिव होता है, ये भी गलत है। पोड कलर में ग्रीन वाला डोमिनेंट होता है, ग्रीन वाला डोमिनेंट होता है, येलो वाला रिसेसिव होता है, ये भी गलत है। फ्लावर कलर वॉयलेट वाइट, ये बिल्कुल सही है। देखो एक तो ये तरीका है, एलिमिनेट करके हमने सबको निकाला और बाद में जो चौथा ऑप्शन रख दिया वो अपने आप सही है। या आपको पूरा टेबल याद होता तो अपने आप कहते कि फ्लावर कलर वॉयलेट वाला डोमिनेंट होता है, रिसेसिव वाला वाइट होता है, सिंपल है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम कॉन्ट्रास्टिंग पेयर से देखते हैं और ये काफ़ी बार आते भी हैं और आप लोग को इस तरीके के क्वेश्चन की तैयारी भी होनी चाहिए। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे जो सीधे क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, एकेडमिक क्लासेस में पूछे जाते हैं। तो पूछा ये जाता है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट कितने साल का था। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट ड्यूरेशन, मेंडल के एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन टोटल कितना था, 7 ईयर्स इन्होंने करा था। वो पीरियड कौन सा था, एक्सपेरिमेंट पीरियड, एक्सपेरिमेंट पीरियड कितना था, एक्सपेरिमेंट पीरियड टोटल हो गया आप लोग का 1856 से 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना डन करा था, ठीक है। तो 7 ईयर का ड्यूरेशन था। मटेरियल सेलेक्टेड, कौन सा मटेरियल सेलेक्ट किया था, अभी बताया था आप लोगों को कि मटेरियल सेलेक्ट करा था पी प्लांट, यानी कि पाइजम सैटिवम, पाइजम सैटिवम सेलेक्ट करा था, ठीक है। क्यों करा था ये बता दिया मैंने आप लोग को। और टोटल कितने क्रॉस कराए थे, टोटल टाइप ऑफ क्रॉस, टोटल टाइप ऑफ क्रॉस इन्होंने कराए थे 3। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें से ट्राई हाइब्रिड वाला आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं हम लोग। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है। टोटल कितने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए थे, अभी पीछे बताया था। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए थे टोटल 7 पेयर थे। तो टोटल करेक्टर कितने हो गए, क्योंकि पेयर है तो टोटल करेक्टर अगर देखोगे तो 14 करेक्टर, 2 से इंटू कर दो, पेयर है तो 14 करेक्टर। तो ये सवाल सीधा पूछ लिए जाते हैं, ये काफ़ी बार आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को लर्न होनी चाहिए डायरेक्टली कि क्या क्या हुआ था, क्या, क्योंकि ये काफ़ी बार नीट में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि मेंडल के सक्सेस के पीछे क्या था, मेंडल सक्सेस क्यों हुए, ये हम देखने वाले हैं। मेंडल सक्सेस क्यों है, पहले नोट डाउन कर लो। चलिए भाई, अब हम लोग बात करते हैं कि मेंडल सक्सेस कैसे हुए, मेंडल के सक्सेस होने के पीछे क्या राज था। तो रीजन फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल, मेंडल सक्सेस क्यों हुए थे। तो देखो भाई, सबसे पहले आप लोग के पास, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ही स्टडीड 1 करेक्टर एट अ टाइम, एक करेक्टर को एक टाइम पर पढ़ा था इन्होंने, एक करेक्टर को एक टाइम पर ही पढ़ा था। दूसरा, ही सेलेक्टेड मल्टीपल करेक्टर, यानी कि मल्टीपल करेक्टर को सेलेक्ट किया, यानी 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को सेलेक्ट किया था। आप लोग को तो बताया था मैंने, 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को इन्होंने सेलेक्ट किया था। तो सिंपल सी बात है ना यार, जितना करेक्टर रहेगा उतनी वेरिएशन रहेगी, उतनी आसानी होगी स्टडी करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने क्या सेलेक्ट किया, करेक्टर सेलेक्ट किए, 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर सेलेक्ट किए पी प्लांट के, ताकि ये इन्होंने पी प्लांट पे सफलता मिल सके। तीसरे नंबर पे ही अप्लाई अ टेक्निक टू अवॉइड क्रॉस पोलिनेशन। इन्होंने ऐसी टेक्निक को चुना जिससे क्रॉस पोलिनेशन ना हो। क्रॉस पोलिनेशन मतलब कि
ये अपने आप मनचाहे सेल्फ पोलिनेशन ही कराते ताकि मनचाहे रिजल्ट मिले। अगर क्रॉस पोलिनेशन कहीं और से पोलन ग्रेन आके फ्यूज़ होगा तो इनके चाहने वाले ये जैसा चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इन्होंने ऐसा टेक्निक यूज़ किया था जिससे क्रॉस पोलिनेशन क्या हो गया, अवॉइड हो गया। ही एनालाइज द रिजल्ट एज अ मैथमेटिशियन and he analyzed the result as a mathematician and statistic form and in statistic form लिख लो, in statistics form। तो पहले ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बायो को मैथ से जोड़ने की कोशिश करी थी और डाटा को इतनी सही तरीके से रखा, ग्राफ बनाते थे हर चीज़ को और बिल्कुल बताते थे कि मेंडल जो थे ना एक मैथमेटिशियन थे, जाने माने मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने रिजल्ट को किसके फॉर्म में दिया, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में दिया ताकि इजीली समझ आ जाए। पहला एक करेक्टर को एक टाइम पे, दूसरा मल्टीपल करेक्टर, तीसरा क्रॉस पोलिनेशन को अवॉइड करा, चौथा मैथमेटिक्स के फॉर्म में सारे आंसर दिए। ये रीजन थे मेंडल के सक्सेस होने के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। देखिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट ड्यूरेशन ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। राइट ड्यूरेशन ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल एक्सपेरिमेंट का राइट ड्यूरेशन क्या था, 1856 से 1863, 1841। तो देखिए डायरेक्ट आंसर है 1856 से 1863। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इन लोगों के बीच कितना ड्यूरेशन, 7 साल 7 साल 7 साल 7 साल, क्योंकि मेंडल का एक्सपेरिमेंट 7 ईयर चला था लेकिन सबके बीच 7 साल का है। तो आप लोग को सीधा लर्न होना चाहिए कि ये है 1856 से 1863 के बीच में उनका क्या चला था, एक्सपेरिमेंट चला था। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। ऐसी वीडियो और पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि देखिए अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं नई वीडियो बना पाऊँगा और नई वीडियो बना के इस तरीके की जानकारी आप लोगों को दे पाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।